Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to teach you the first unit, that is Understanding Disabilities of the book Introduction to Disabilities. ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, ये कॉमन बुक है। इसका एक कॉमन पेपर होगा। अगर आप बीएड किसी भी उसमें कर रहे हो, चाहे बीआई में कर रहे हो, एचआई में कर रहे हो, एमआर में कर रहे हो, सबका जो पहला पेपर होगा वो इसी बुक से होगा। इस बुक में बेसिकली क्या है, 5 यूनिट्स है जो एक ओवरव्यू देती है अलग अलग डिसेबिलिटीज का, हमें डिसेबिलिटीज से एक इंट्रोडक्शन कराती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी कि हम डिसेबिलिटी को कैसे समझते हैं। फर्स्ट है इसका टॉपिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी की डिसेबिलिटी को समझने में हमने क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किया है। पहले हम डिसेबिलिटी को क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो डिसेबिलिटी है वो एक न्यू कंसेप्ट तो है नहीं, वो एक बहुत ज्यादा एंशिएंट कंसेप्ट है। एज लॉन्ग एज पीपल एग्जिस्टेड, जो डिसेबिलिटी कंसेप्ट है वो मतलब कि जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, जब से पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब से डिसेबिलिटी कंसेप्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई न्यू कंसेप्ट ये नहीं है, ये बहुत एंशिएंट कंसेप्ट है। लेकिन जो हमारे व्यूज है डिसेबिलिटीज के बारे में वो चेंज हुए हैं। पहले हम डिसेबिलिटी को अलग तरीके से देखते थे और आज के टाइम में हम डिसेबिलिटी को अलग तरीके से देखते हैं। तो इन्हें दो उसमें डिवाइड किया गया है, एक है मिडिवल एरा एंड सेकंड इज 1880s। तो मिडिवल एरा के अंदर हम क्या समझते थे, जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, वर्क ऑफ द डेविल, वो किसी राक्षस का कुछ काम है, या हमारे जो पिछले कर्म है या हमारे एंसेस्टर्स के जो बुरे कर्म है उसकी हमें सजा मिलती है कोर्ट के द्वारा, इसलिए किसी इंसान को डिसेबिलिटी होती है। पहले के लोग ये सोचते थे। डिफॉर्मिटी है या कोई डिफॉर्मिटी है, उसका जो फॉर्मेशन है वो ढंग से नहीं हुआ है। फेल्योर है कि भाई अब इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिसको डिसेबिलिटी है वो सोसाइटी और अपने परिवार के ऊपर एक बोझ है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता था। नेगेटिव कंसेप्ट, मिडिवल एरा के अंदर जितने भी डिसेबिलिटी को जो भी लेके विचार थे वो सारे नेगेटिव थे। डिसेबिलिटी को बहुत नेगेटिव वे में देखा जाता था और उन जो डिसेबल्ड पर्सन होते थे उन्हें बिल्कुल सोसाइटी से अलग रखा जाता था, उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता था, उन्हें राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। उनके जो एक नॉर्मल पर्सन के पास राइट्स होते हैं वो राइट्स उन्हें नहीं दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल एक समझा जाता था कि वो तो पनिश्ड है गॉड से, कि जो हमारे पिछले कर्म है, हमारे जो बुरे कर्म है उसकी उन्हें सजा मिली है। तो मिडिवल एरा के अंदर एक नेगेटिव कंसेप्ट था। लेकिन 1818 के अंदर हमारे जो व्यूज थे वो चेंज हो गए। जो डिसेबिलिटी आया उसका एक मेडिकल मोड हमारे सामने आया कि डिसेबिलिटी जो है कोई ऐसा कर्म नहीं होता, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है किसी बच्चे में। तो हमारे व्यूज जो थे वो चेंज हुए और फिर जो है हमने जब मेडिकल मोड लाया, नेगेटिव कंसेप्ट इतने नहीं थे, तो हमने जो है डिसेबल्ड पर्सन्स को पढ़ाना शुरू किया, एजुकेशन देनी शुरू की, उन्हें केयर दी, हेल्थ फैसिलिटीज दी कि भाई वो थोड़ा सा जो है अच्छा कर पाए और उन्हें जो है सोसाइटी के ऊपर बर्डन ना मान के हमने उन्हें सोसाइटी का एक हिस्सा बनाया। तो एक हिस्से की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो ये जो व्यूज जो चेंज हुए हैं वो अच्छे के लिए ही चेंज हुए हैं। इंडिया के अंदर क्या थी उसकी डिसेबल्ड पर्सन की कंडीशन, इंडिया के अंदर बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उनकी वजह से हमारा ये जो कल्चर था उन्हें रिस्पेक्ट देने का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि इंडिया जो है अच्छे से मतलब कि डेवलप ना करे और अच्छे आचरण ना रखे, तो उन्होंने जो है इस चीज को डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन अब फिर दोबारा से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे हम जैसे आप पढ़ रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में कि उन बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो इस वे में जो है अब दोबारा से काम होना शुरू हो गया है। उन बच्चों के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स भी आते हैं। सेकंड टॉपिक है ICIDH। ICIDH जो है एक मैनुअल है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया है इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटी का और हैंडीकैप का। किसने किया है, WHO ने किया था 1980 के अंदर। इसने क्या किया है, इन तीनों की डेफिनेशन दी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है, टाइप्स बताए हैं इन सब की। तो हमारे इसमें बेसिकली इन तीनों की डेफिनेशंस हैं।
इसने जो था WHO ने, ICIDH ने लीनियर मॉडल प्रोवाइड किया था इनके बीच में क्या रिलेशनशिप शो करने के लिए, इम्पेयरमेंट के बीच में, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको एक लीनियर मॉडल से जो है शो किया गया है। कैसे? डिजीज, कोई भी डिजीज होगी उसकी वजह से होगी इम्पेयरमेंट। यहाँ पे मैंने आई लिखा है जो इम्पेयरमेंट को डिनोट कर रहा है, D फॉर डिसेबिलिटी एंड H फॉर हैंडीकैप। तो एक डिजीज होगी, फिर उसकी वजह से बच्चे को इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयरमेंट होने से उसको डिसेबिलिटी होगी और डिसेबिलिटी की वजह से उसे हैंडीकैप होगा, या फिर इम्पेयरमेंट की वजह से सीधा उसे हैंडीकैप भी उसे हम बोल सकते हैं किसी पर्सन को। तो इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी, पहले आप लोग इसकी डेफिनेशंस को समझिए। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट क्या होती है? एनी लॉस और एब्नॉर्मलिटी ऑफ, कोई भी लॉस होना या एब्नॉर्मलिटी होना। एब्नॉर्मलिटी की वही नॉर्मल काम से जो ना कर पाए कोई बंदा है, जो चीज नॉर्मल ना हो। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी जो हमारे ब्रेन में होती है। फिजियोलॉजिकल, भाई फिजिकल चीजें, फिजिकल जैसे हाथ पैर कुछ काम कर पाना। एनाटॉमिकल जो कि ऑर्गन जो अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर में लॉस होना या एब्नॉर्मलिटी होना, इन तीनों के स्ट्रक्चर में लॉस होना या फिर एब्नॉर्मलिटी होना, या उनके फंक्शंस में वो साइकोलॉजिकल तरीके से फंक्शंस ना कर पाए, फिजियोलॉजिकल तरीके से फंक्शंस ना कर पाए, या एनाटॉमिकल तरीके से फंक्शंस या उसके स्ट्रक्चर जो है खराब हो, तो उसे बोलेंगे इम्पेयरमेंट। जनरली टेकन टू बी एट ऑर्गन लेवल, जो कि एक ऑर्गन लेवल के ऊपर लिया जाता है। जैसे कि बच्चे को आंख में इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से उसकी रेटिना खराब हो गई, तो उसको क्या होगा? विजुअल इम्पेयरमेंट होगी। तो जो आंख की रेटिना का खराब होना हमने दिया है ऑर्गन लेवल के ऊपर, तो उसे क्या हुई? विजुअल इम्पेयरमेंट। सेकंड है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। एक हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम वो कार्य नहीं कर सकते, हमारी लैक ऑफ एबिलिटी की हमारी एबिलिटी है ही नहीं उसे काम करने की, हम इनेबल हैं उस काम को करने के लिए, अनेबल सॉरी। रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट, एक इम्पेयरमेंट की वजह से जो हमें हमारी लैक ऑफ एबिलिटी होगी, हम वो काम नहीं कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे डिसएबिलिटी, जो कि जनरली टेकन एट दी इंडिविजुअल लेवल, जो कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लिया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था विजुअल इम्पेयरमेंट का। विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से एक पर्सन की डिसेबिलिटी हो जाएगी कि वो देख नहीं पाएगा, तो ये जो है उसकी डिसेबिलिटी है कि वो देख ना पाना, अपने वर्ल्ड को अच्छे से ना देख पाना, उसकी एक डिसेबिलिटी होगी। थर्ड है हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है? डिसएडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी से होने वाले डिसएडवांटेजेस को हैंडीकैप बोलते हैं। उन डिसएडवांटेजेस से क्या होंगे? विच लिमिट्स, जो हमारी विच लिमिट, जो कि लिमिट लगा देंगे द फुलफिलमेंट ऑफ हिज और हर रोल। किसी पर्सन को अगर डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट है तो उसकी वजह से वो हैंडीकैप हो जाएगा अपने रोल को पूरा करने में। कौन से रोल को? दैट इज नॉर्मल, जो कि एक नॉर्मल है, जो उसकी ही एज के या सेक्स के या सोशल कल्चरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एक बंदे को, जैसे कि दो बंदे हैं, उन दोनों की एज सेम है, एक को विजुअल इम्पेयरमेंट है और एक को विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो बच्चा जो है सोसाइटी के अंदर जो उसका रोल है वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जो वही बच्चा जिसकी सेम एज है, सेम सेक्स भी लगा लीजिए, लेकिन उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो काम वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, वो अपना रोल फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जो हैंडीकैप होता है वो सोसाइटी के लेवल के ऊपर लिया जाता है कि भाई सोसाइटी के अंदर उसका क्या योगदान होगा, उसको लेते हैं हम सोसाइटी लेवल के ऊपर हैंडीकैप को। जैसे कि भाई विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से वो कोई काम ना कर पाए, अपनी सोसाइटी के अंदर उसका क्या रोल था वो ना कर पाए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया और बोला जाए कि जितने भी मेल हैं और भाई कि उनको जो है बॉर्डर पे भेजेंगे, मेल है या भाई कोई यंग यूथ है, लेकिन उस बच्चे को अगर हम बोल रहे हैं कि भाई विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो नहीं जा पाएगा, तो उसका जो रोल था अपनी सोसाइटी के लिए, उसका जो कर्तव्य था वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हैंडीकैप की वो हैंडीकैप है। तो जैसे डिजीज, इसका एग्जाम्पल ऐसे हो गया कि भाई उसको इन्फेक्शन हुआ आइज के अंदर, वो क्या हो गई? डिजीज। इम्पेयरमेंट, अब उसे इन्फेक्शन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया है, वो हो गई विजुअल इम्पेयरमेंट की उसका रेटिना जो है काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या हो गया? विजुअल इम्पेयरमेंट। अब विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से उसको एक डिसेबिलिटी होगी और वो डिसेबिलिटी है कि वो अपने अराउंड जो सराउंडिंग है उसको नहीं देख पा रहा है, तो वो उसकी डिसेबिलिटी है।
थर्ड हो गई उसकी हैंडीकैप की, जो देखने वाले जो जितने भी कार्य होती हैं उसके क्या रोल है सोसाइटी के अंदर फुलफिल करने का, तो वो उन्हें नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया कि वो हैंडीकैप है। तो इस तरीके से क्लिनियर मॉडल जो था ICIDH ने दिया था 1980 के अंदर, WHO ने दिया था। एक मैनुअल है ये, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड कैटेगरीज एज पर नेशनल लॉज, कि क्या क्या डेफिनेशन और कैटेगरीज हैं जो डिसेबिलिटीज हैं उनको क्या क्या डेफिनेशन दी गई है और क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन है हमारे नेशनल लॉज के ऊपर, यानी इंडिया के बेसिस के ऊपर। पहला एक एक्ट आया था 1995 के अंदर जो है PWD एक्ट। PWD स्टैंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि आया था 1995 के अंदर, जिसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज दी गई थी कि भाई ये 7 डिसेबिलिटीज होती है, इनकी डेफिनेशन और कैटेगरीज दी गई थी। लेकिन 2016 के अंदर इसको कुछ मॉडिफाई करके इस PWD एक्ट को एक नया एक्ट बनाया गया जो हुआ RPWD एक्ट, जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जब भी 2016 में बना था, लेकिन फोर्स मतलब जो लागू हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो 7 के अंदर 14 और डिसेबिलिटीज जोड़ी गई और 21 टोटल डिसेबिलिटीज अभी हम पढ़ेंगे और 21 डिसेबिलिटीज अब मानी जाती है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो अभी हम उन सारी 21 को एक बार देखेंगे। तो इन डिसेबिलिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहली 7 मैंने लिखी है वो है अकॉर्डिंग टू द PWD एक्ट, और जो अभी नेक्स्ट 14 है जो 21 तक है, वो जो 14 ऐड की गई थी वो है 8 से लेकर 21 तक। तो पहली ये हम पढ़ते हैं। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस क्या होता है? टोटल ब्लैकनेस। टोटल ब्लैकनेस की बंदे को बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, उसके सामने बिल्कुल एक अंधेरा सा रहता है हर वक्त। डार्क और ब्राइट लाइट में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो किसी रूम में बैठा है और हम अगर लाइट ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, उसे इतना भी नहीं पता कि लाइट कब ऑन हो रही है कब ऑफ हो रही है, तो वो होता है ब्लाइंडनेस। सेकेंड है लो विजन। लो विजन क्या होता है? विजुअल एक्यूरेटी, मतलब ये 2 कंडीशन दी गई है, उनमें से किसी एक का होना, अगर कोई एक भी अगर पर्सन के अंदर होगी तो हम बोलेंगे कि इसको लो विजन है। क्या है पहली कंडीशन? विजुअल एक्यूरेटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60। क्या होता है कि अगर हमने बंदे को मतलब पर्सन को अब हमने बेस्ट पॉसिबल करेक्ट लेंस दे दिए, हमने उसको अच्छे से अच्छा चश्मा प्रोवाइड किया, अच्छे से अच्छे लेंस हमने उसको दिए, लेकिन फिर भी उसकी जो विजन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, वो इस रेंज में आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसको लो विजन है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन एंगल लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री, कि उसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो इन एंगल के रेंज में है। अगर उसका ये कंडीशन है सेकंड वाली या फर्स्ट वाली और है इनके बीच में, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, अगर इनमें से कोई भी एक है तो उसको क्या है? लो विजन है। एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। एक डिसेबिलिटी क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, लॉस ऑफ हियरिंग, या जो पर्सन है वो सुन नहीं पाएगा ढंग से। अलग अलग कैटेगरीज में से डिवाइड किया जाता है कि इतने डेसिबल से इतने डेसिबल तक है, तो ये वाली है माइल्ड है मॉडरेट है, तो ये इसके लिए पूरा एक अलग से नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे। कुछ डिसेबिलिटीज के बारे में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और दी गई है। ये तो यूनिट 1 एक ओवरव्यू दिया गया है इसके अंदर कि भाई डेफिनेशन सिंपल सिंपल, जो अगले यूनिट्स हैं उसके अंदर पूरे क्लासिफिकेशन और दिया गया है इनका और भी ज्यादा। नेक्स्ट है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन जो बीमारी होती है उसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, HD। ये क्या होती है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है, जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। किस चीज के इन्फेक्शन से? बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस बैक्टीरिया की वजह से जो है लेप्रोसी होती है। ओल्ड एजेस, और किसी भी एज पे हो सकती है, बच्चा छोटा है मतलब कि इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक कभी भी ये हो सकती है। अफेक्ट स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है, मस्क्यूलर सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आईज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो अपर मस्क्यूलर सरफेस है उसको ये जो है बीमारी जो है डिजीज जो डिसेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और दी गई है कि जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है वो सिर्फ 5% लोगों को अफेक्ट करता है, कि मान लेते हैं कि 100 पॉपुलेशन है उन सबके साथ इसका इंटरेक्शन कराया गया तो उसके अंदर से सिर्फ 5 आदमियों को ही ये जो है अफेक्ट करेगा, 95% को कुछ अफेक्ट नहीं होगा।
फिफ्थ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोको का मतलब होता है मूविंग, मोशन, कि भाई इस बंदे को पर्सन को चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, मूव करने में दिक्कत होगी, वो होगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये किससे रिलेटेड है? जॉइंट्स, मसल्स और बोन से ये डिसेबिलिटी जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले एमआर यानी मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, अब इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, कि जो ब्रेन का जो है डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता है। एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है। अडेप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाता है चीजों को, अपने सराउंडिंग से अडेप्ट नहीं कर पाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है रीजनिंग, थिंकिंग में प्रॉब्लम होना, तो ये सारी जो है इंटेलेक्चुअल में प्रॉब्लम होना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर होता है। अर्ली ईयर्स, ये जो है बच्चों के मोस्टली अर्ली ईयर्स में होती है, जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक हम मान सकते हैं। सेवंथ इज मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एबनॉर्मल होती है, वो नॉर्मल नहीं होती, यानी बिलो कोई रेंज होती है उससे बहुत बिलो होती है। थिंकिंग में प्रॉब्लम होती है, मूड चेंज होते रहते हैं, परसेप्शन में वो समझ नहीं पाता है चीजों को, और ये जो चीज इलनेस है वो मोस्टली ओल्ड एज में होती है, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी एज में होती है। तो ये जो 7 थी जो हमने अभी पढ़ी, ये थी पीडब्ल्यूडी में जो 1995 में जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग थी। अब ये जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो जो है वो दोबारा मॉडिफिकेशन करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के लगा के और एड ऑन की गई है। ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है? ग्रोथ डिसऑर्डर। ग्रोथ डिसऑर्डर तो इसके अंदर जो इंसान की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। शॉर्टर देन द एवरेज हाइट, जो उसकी हाइट होती है वो एवरेज हाइट से बहुत कम होती है, तो वो होता है ड्वार्फिज्म। 9th इज एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम, जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, यानी वो पर्सन जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो चीजें हैं वो डिसफिगर हो जाती हैं। उनकी जैसे हाथ पे फेंक दिया गया तो पूरा भाई कोरोसिव है, एसिड है, तो उससे जो उसकी जो स्किन वगैरह है बहुत डैमेज हो जाता है, कई बार उसके ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं, तो उन्हें भी जो है डिसेबिलिटी में ही रखा गया है। 10th is ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हम डिनोट करते हैं ASD से। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कि बच्चा जो है डेवलप नहीं कर पाता है अच्छे से। अफेक्ट बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, जो बिहेवियर और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि एक नॉर्मल बंदा मान ले 14 साल का बच्चा है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए भाई, कि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट भी करे, अच्छे से बात करे। लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो बंदा है उसको वो भी 14 साल का, उसकी भी एज ग्रुप है, लेकिन अगर उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वो अच्छे से सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका जो ब्रेन होगा वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा। तो आपने भी कई बार बच्चों जैसी हरकतें करते हैं बच्चे, तो उसे बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी सीपी से डिनोट करते हैं नॉट प्रोग्रेसिव। नॉट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि वो समय के साथ और कंडीशन खराब नहीं होगी, कि आपको किसी को कोई बीमारी हो गई और समय के साथ वो और खराब होती जा रही है, ऐसा इसमें नहीं होता है, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। डिसेबलिंग फिजिकल कंडीशन इन विच मसल कोऑर्डिनेशन इज इम्पेयर्ड ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन। ब्रेन की में कोई डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो है मसल्स का खराब हो जाता है, जिसकी वजह मतलब कि जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और ये जो डिजीज है वो इनक्योरेबल यानी ठीक नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसको हम डिनोट करते हैं MD से, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये जो डिसेबिलिटी है वो जेनेटिक है, जेनेटिक होती है जो पेरेंट्स से मिलती है, पेरेंट्स की जीन से हमें मिलती है। प्रोग्रेसिव, और ये जो डिजीज है वो प्रोग्रेसिव यानी समय के साथ साथ उसकी कंडीशन पर्सन की और भी ज्यादा खराब होती जाती है। मसल वीकनेस और ओवरऑल लॉस ऑफ मसल मास। इस मस्कुलर डायस्ट्रोफी के अंदर क्या होता है, मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि कंप्लीटली लॉस हो जाता है मसल मास का, कई बार पता ही नहीं चलता कि मसल मास है भी या नहीं, और बिल्कुल ही मसल मास नहीं होता, सिर्फ बोन्स रह जाती है। ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, ये न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो है वो एक न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी है। 13th is स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कोई स्पेसिफिक चीज बच्चा ना लर्न कर पाए, जैसे वो स्पेलिंग ठीक नहीं आता, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा बी की जगह डी लगता है, डी की जगह बी लिखता है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम होना।
राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे से ढंग से पकड़ा ही नहीं जाते हैं पेंसिल, या मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम होना, थिंक वो सोच नहीं पाता है, रीड नहीं कर पाना, मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना, या लेसन वो कंसंट्रेशन के साथ सुन नहीं सकता, तो इस तरीके की एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। वो कई बार इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग भी हो सकती है, उसको सिर्फ राइट की प्रॉब्लम हो, या फिर उसको दो भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई उसको लिखने में भी प्रॉब्लम हो और स्पेलिंग्स में भी दिक्कत करता हो, या फिर उसको लिखने में प्रॉब्लम हो और मैथ्स कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो, तो दो भी हो सकती है, दो तीन भी हो सकती है, सब और एक भी हो सकती है किसी भी पर्सन को। What is this multiple sclerosis? Multiple sclerosis को MS से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और जितनी भी नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, जिसकी वजह से डैमेजेस माइलिन शीट, माइलिन शीट होती है जो नर्व्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट, इसको डैमेज कर देती है ये इम्यून सिस्टम का अटैक, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो जाता है नर्व को। नर्व जो है बिल्कुल परमानेंटली डैमेज हो जाती है इसमें, इस डिसेबिलिटी के अंदर की जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो अपने ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी माइलिन शीट जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन भी जैसे मूव नहीं कर पाती है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कोई भी दो या दो से ज्यादा एक साथ प्रॉब्लम होना किसी को, जैसे डीप ब्लाइंड से सुनाई भी नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा, वो भी डीप ब्लाइंडनेस। तो इस तरीके से बॉर्डर और फिर मतलब फिजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, तो अलग अलग तरीके से जो है ये हो सकती है। तो ये 15 डिसेबिलिटीज तक हमने कर लिया है, इससे आगे का पार्ट सेकंड वीडियो में होगा, ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है इस यूनिट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।